हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में सॉइल केमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है डिफ्यूज डबल लेयर थ्योरी। इसे शॉर्ट में हम DDL थ्योरी भी कह सकते हैं, यानी डिफ्यूज डबल लेयर थ्योरी, राइट। तो सबसे पहले आज इस वीडियो के दौरान हम जानेंगे कि ये डिफ्यूज डबल लेयर होती क्या है, इस डबल वर्ड यहाँ क्यों यूज़ किया गया है, डबल लेयर का क्या मतलब है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि ये जो डबल लेयर क्रिएट होगी उसकी थिकनेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन से फैक्टर डिसाइड करेंगे कि इसके चारों तरफ की जो यहाँ हम बनती हुई देखेंगे डिफ्यूज लेयर, उसकी थिकनेस क्या होगी। ओके, और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम ये भी जानेंगे कि जीटा पोटेंशियल क्या होता है। जीटा पोटेंशियल नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो जीटा पोटेंशियल क्या होता है और साथ में इसे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो उसके बारे में भी इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये क्या हिसाब है, कैसे बनी है ये डिफ्यूज डबल लेयर, होती क्या है, तो देखते हैं हम। डिफ्यूजन ऑफ कैटायंस अराउंड दी नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स। क्या डिफ्यूजन कब सुना था, क्या सुना था कि कुछ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, तो उसे डिफ्यूजन के लिए वर्ड वहाँ यूज़ किया जाता है। तो यहाँ डिफ्यूजन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हम देखेंगे जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। अब नेगेटिव क्यों, पिछला वीडियो देख लो। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन जो है उसकी वजह से और ओपन क्रिस्टल एजेस, इस तरह के दो फिनोमेना की वजह से हम देखते हैं सॉइल कोलोइड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज कंसिडर किया जाता है। कैसे किया जाता है वो सब कुछ पिछले वीडियो में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं कि मान के चलते हैं कि सॉइल कोलोइड पर जनरली क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ही होता है। तो अगर सॉइल कोलोइडल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है तो उसके अराउंड हम देखेंगे कि कैट आयंस यानी पॉजिटिव आयंस जो होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्टेड रहेंगे। अब ये जो अट्रैक्टेड आयंस हैं वो उनका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है इस लेयर के पास में, यानी हम कह रहे हैं जो नेगेटिव चार्ज है वो लेयर उसके पास में जो पॉजिटिव आयन की लेयर है उसका कंसंट्रेशन यहाँ सबसे ज़्यादा है, और वो कंसंट्रेशन दूर जाते जाते जो है वो कम होता जा रहा है। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, इसके चारों तरफ कैटायंस का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। इसकी सरफेस के एकदम करीब सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है और वो कंसंट्रेशन लगातार धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये कम होता जाना, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, इसीलिए वर्ड यूज़ किया है डिफ्यूजन। डन है, तो ये डिफ्यूजन यहाँ वर्ड इसलिए यूज़ किया है। अब ये देखते हैं ये डिफ्यूजन टेक प्लेस इन अ सच अ वे दैट, इस तरह से होता है डिफ्यूजन ताकि फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम या पोटेंशियल भी जैसे हम कह सकते हैं, इस सिस्टम का पोटेंशियल, इस सिस्टम की फ्री एनर्जी जो है वो मिनिमम हो सके, बिकम्स मिनिमम कैसे हो सकती है, जब कैटायंस एनायंस के साथ जुड़ेंगे यानी चिपक जाएंगे उनसे, तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, वो स्टेबल हो जाएंगे। तो सिस्टम और स्टेबल होने के लिए ऐसा करेगा, यानी इन कैटायंस इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ क्या आएंगे, कैटायंस आएंगे, राइट। तो इस तरह से हम कहते हैं कि डबल डिफ्यूज लेयर बनती है, यानी मैंने कहा दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल लेयर ऑफ चार्जेस। डबल लेयर, कौन सी डबल लेयर, समझ आया। डबल लेयर कहाँ, दो लेयर कौन सी बनी, क्या ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इसको बोला है डबल लेयर, नहीं बोला है। ध्यान से समझिए, क्लियरिटी रखिए दिमाग में कि ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ये कोई लेयर नहीं है। साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि ये कोई लेयर नहीं है। इसके अराउंड में ये जो सबसे पहली लेयर बनी, जो मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करी है, ब्लू कलर की कैटायन की लेयर, और उसके अराउंड रेड कलर की जो मैंने रिप्रेजेंट करी है यहाँ पे कैटायन की लेयर, इस ब्लू और इस रेड को कहा गया है डबल लेयर। दो लेयर, कौन सी, ब्लू वाली, रेड वाली। डन है। अब रेड वाली तो आप कहोगे यार ये तो खुद ही डबल सी दिख रही है, वो और भी चौड़ी हो सकती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये जो लेयर है वो और भी मोटी हो सकती है। ये इसी के बारे में हमें नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करनी है। यानी इस लेयर को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज लेयर कहते हैं। और ये जो डिफ्यूज लेयर है इसकी थिकनेस को अभी हम जानने वाले हैं, कौन डिसाइड करते हैं, तो ये अभी हम जानेंगे। लेकिन पहली बात ये कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के अराउंड की ब्लू कलर की जो मैंने कैटायंस की लेयर दिखाई है, इसे हम फिक्स्ड लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, पहली लेयर, फर्स्ट लेयर जो है उसे फिक्स्ड लेयर कहा गया है। फर्स्ट लेयर जो है इसे स्टर्न लेयर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट लेयर कौन सी है, ये जो सबसे अंदर यानी इनर मोस्ट लेयर जो प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज आयन की, उसे क्या कहा है, स्टर्न लेयर कहा है। साफ सुथरे शब्दों में समझ आ गई आपके बात, कंफ्यूज मत होइएगा। ये ब्लू वाली लेयर स्टर्न लेयर है, उसके बाहर की लेयर डिफ्यूज लेयर है। डन। इस डिफ्यूज लेयर का दूसरा नाम है हेल्महोल्ट्ज लेयर, हेलमेंट्स लेयर जिसे हम कह सकते हैं। ये दोनों साइंटिस्ट के नाम पर भी इसके आप याद रखिएगा।
अब हम देखते हैं सेवरल थ्योरीज हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ डीडीएल। डीडीएल के लिए काफ़ी सारी थ्योरीज दी गई हैं। द गॉय-चैपमैन थ्योरी इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल वन। सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे एक्सेप्टेबल जो है थ्योरी वो कौन सी है? गॉय-चैपमैन थ्योरी। वह सबसे पहले थ्योरी जो थी वो हेलमैंड्स ने दी थी, उसके बाद भी और अलग अलग तरह की थ्योरीज आई, लेकिन सबसे सक्सेसफुल कौन सी है? गॉय-चैपमैन की थ्योरी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के अराउंड ये जो फर्स्ट लेयर है वो सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ जुड़ी है, सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ जुड़ी है, मतलब इसलिए हम इसे कह रहे हैं फिक्स्ड लेयर। ठीक है, और इसलिए हम इसे स्टेशनरी लेयर भी कह सकते हैं। ओके, जबकि उसके अराउंड जो लेयर है उसका हम देख रहे हैं कंसंट्रेशन लगातार बाहर की तरफ कम भी होता जा रहा है कैटायंस का, तो इस तरह की लेयर को हम डिफ्यूज लेयर कह रहे हैं। ये डिफ्यूज लेयर जो है इसका दूसरा नाम हम मोबाइल लेयर भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि यहाँ जो कंसंट्रेशन है कैटायंस का लगातार बाहर की तरफ कम हो रहा है, तो इसलिए आपके सामने मैंने एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि कैटायंस जो है वो लगातार सरफेस से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं हम कम होते जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अगर इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं कि यहाँ अराउंड में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट होंगे, तो जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का कंसंट्रेशन यानी एनायन का कंसंट्रेशन भी बढ़ता जाएगा। याद रखिएगा, तो एनायन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, कैटायन का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। इसका आपको ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है। फोर्स के ऊपर भी याद रखिएगा, ये फोर्स जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सबसे ज़्यादा फिक्स लेयर पे है और बाहर जाते जाते वो फोर्स सबसे ज़्यादा कम होता जा रहा है। तो डन है। तो इस तरह से एक बेसिक के रूप में हमने जाना कि डिफ्यूज डबल लेयर थ्योरी क्या होती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कि यहाँ थिकनेस जो है डिफ्यूज लेयर की उसे कौन डिसाइड करता है। ओके, तो आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो से पहले की वीडियोस में हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस के काफ़ी सारे ऑलरेडी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर इस वीडियो से पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी हो तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डबल लेयर की थिकनेस को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें एक सबसे पहले फॉर्मूला याद रखने की कोशिश कर सकते हैं हम, क्या कि 1/k इज इक्वल्स टू रूट में dkt अपॉन में 8 पाई n0 e स्क्वायर v स्क्वायर। अभी सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अभी समझेंगे तो याद भी हो जाएगा। क्या पहली बात तो ये 1/k का मतलब यहाँ थिकनेस है। ठीक है, तो ये आगे अभी थोड़ी देर बाद कंफ्यूज मत होना, k को थिकनेस नहीं कहा है मैंने, 1/k को ही क्या कहा है? थिकनेस कहा है, याद रखिएगा। और एक k यहाँ है, एक k यहाँ भी है, ये कैपिटल K है, ये स्मॉल k है। क्या है इसका मतलब? पहली बात तो ये 1/K का मतलब थिकनेस है, तो ये ऐसे है। थिकनेस का फॉर्मूला क्या आ रहा है? रूट में dkt अपॉन में 8 पाई n0 e स्क्वायर v स्क्वायर। डन है, याद रखेंगे। अभी समझते हैं d का मतलब क्या है। d का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। मीडियम जैसे लेट से पानी है, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद है आपको कितना होता है? याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, और हम देखते हैं स्मॉल k का मतलब यहाँ बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ये वैल्यू याद रखनी है। क्या होती है? 1.38 इंटू 10⁻⁻16 अर्ग पर सेंटीग्रेड, है ना। और टेम्परेचर T फॉर टेम्परेचर। dkt का मतलब समझ आया। अपॉन में 8 और पाई तो कांस्टेंट वैल्यूज है, आपको पता ही है। स्मॉल e का मतलब भी कि कांस्टेंट है। स्मॉल e कभी याद किया है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, याद है? तो वो ये है। n0 और v हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है n0? n0 का मतलब है इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जैसे प्योर वाटर के अंदर मैं नमक डालूं जिसकी वजह से पानी जो है कंडक्शन दिखाने लगे इलेक्ट्रिसिटी का। प्योर वाटर कंडक्शन नहीं दिखाता, आप जानते हैं, लेकिन अगर उसमें हम नमक या कोई और दूसरा सॉल्ट डालें पर्टिकुलर, तो वो सॉल्ट डालने से क्या होगा हम देखते हैं, वो उसके आयंस टूट जाएंगे, Na+Cl- अलग हो जाएगा उसमें से। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है किसी सॉल्यूशन में। तो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा सॉल्यूशन में, उससे क्या होगा? तो कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, थिकनेस, ये ओवरऑल क्या बताया था? थिकनेस, तो थिकनेस ओवरऑल उतनी ही क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रूट में है n के। ये रिलेशन प्लॉट करने के लिए ही वास्तव में मैंने ये फॉर्मूला यहाँ रखा है, ये आपको याद रहे, ताकि इस फॉर्मूले के भरोसे, इस फॉर्मूले के सहारे आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि थिकनेस जो है ओवरऑल वो रूट में 1/, में क्या आ रहा है? n0 आ रहा है। यानी जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किस में करते हैं? इसकी यूनिट क्या होती है? आयन पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी एक वॉल्यूम पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने आयन प्रेजेंट हैं, वो उसकी होगी इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन। ये बढ़ाओगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट ठूंसते जाओगे उसके अंदर, तो सॉल्यूशन जितना ज़्यादा डेंस होता जाएगा। एक तरह से मान लो आयंस का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, वो नेगेटिव पार्टिकल्स के पास उतना ही जाकर ज़्यादा जुड़ेंगे,
जितना ज़्यादा जुड़ेंगे तो उसकी थिकनेस कम होगी, जितने ज़्यादा लोग आएंगे तो उसका मतलब ये मत समझो कि मोटी हो जाएगी लेयर, जितने ज़्यादा होंगे तो वो उतना ही पास पास, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा क्रिएट होगा, स्टेबल होने की कोशिश करेगा सिस्टम, तो उस दौरान उसकी लेयर की जो थिकनेस है वो कम होगी। तो याद रखिएगा कि N0 रूट में N0 ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो ये मैंने स्पेशल अलग से लिखे भी है 2 केस कि थिकनेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू N0। क्यों लिखा है? पूछेंगे आपसे कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन को 4 गुना कर दें, क्या बोल रहा हूँ, यहाँ रूट भी आना चाहिए, तो रूट भी आना चाहिए ना, तो इसको अभी मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, यहाँ पे रूट भी मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ अगर हम कह रहे हैं कि रूट में अगर आ रहा है तो उसका मतलब आप क्या समझेंगे कि वही 4 गुना कर दिया अगर मैंने कंसंट्रेशन, तो थिकनेस कितना गुना कम हो जाएगी? 2 गुना। रूट 4 से बाहर आया 2, तो मतलब 4 गुना अगर करूँगा तो थिकनेस 2 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि 1/4 था, रूट से बाहर आया 1/2, दैट मीन्स थिकनेस विल बी हाफ ऑफ द प्रीवियस कंडीशन, है ना। तो कहने का मतलब थिकनेस जो है वो आधी हो जाएगी। डन है। दूसरा फैक्टर है थिकनेस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही दिख रहा है यहाँ पे हमें V² यानी वैलेंसी है। वैलेंसी का मतलब समझते हो? वैलेंसी के देखो यहाँ लिखा भी है कैटायन वैलेंसी, जैसे Na+ के ऊपर +1 है ना, मतलब 1 है उसकी। कैल्शियम की 2 होती है, +2 की मतलब 2 वैलेंसी होती है। एल्यूमिनियम की 3 होती है। जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी ना, मान लो एक सोडियम आके 3 नेगेटिव आयन, सॉरी एक सोडियम आके 1 नेगेटिव आयन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन अकेला ही एल्यूमिनियम जिसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज हैं वो 3 नेगेटिव आयन्स को सेटिस्फाई करने की पावर रखता है। जितने हाई पावर वाले कैट आयन्स होंगे, जैसे कि एल्यूमिनियम +3 होगा, तो जितनी हाई वैलेंसी वाला होगा उतने कम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। 3 सोडियम की ज़रूरत हो, उससे अच्छा एक अकेला एल्यूमिनियम आके बैठ जाए, है ना, ऐसा हो सकता है। तो मतलब वैलेंसी जितनी ज़्यादा है तो थिकनेस भी उतनी कम होगी। समझ आ रहा है? समझिए इसको, ये थिकनेस जो है 2 मेन फैक्टर्स पे इफेक्टेड है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो वैलेंसी देखो स्क्वायर है तो बाहर आके 1/V रहेगा, इसलिए रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखिएगा। डन है। क्या काम मैंने थिकनेस, जैसे सोडियम की बताओ मुझे थिकनेस ज़्यादा होगी अराउंड में, या एल्यूमिनियम +3 की, या सोडियम और कैल्शियम को कंपेयर करते हैं लोग, तो सोडियम की ज़्यादा होगी या कैल्शियम की? तो सोडियम के ऊपर वैलेंसी 1 है, कैल्शियम के ऊपर 2 हो गई, तो कैल्शियम के अराउंड थिकनेस जो है, क्या बोल रहा हूँ, थिकनेस जो है किसकी, डिफ्यूज लेयर की, वो कम होगी। तो एक क्ले पार्टिकल के अराउंड अगर थिकनेस कम होगी तो दूसरे पार्टिकल से वो आराम से जुड़ सकता है, एक क्ले पार्टिकल दूसरे क्ले पार्टिकल से जुड़ सकता है। लेकिन अगर बीच में सोडियम है तो क्या करेगा, सोडियम जो है अराउंड में थिकनेस को बढ़ाएगा। तो अगर एक क्ले पार्टिकल के अराउंड इतनी मोटी थिकनेस, तो दूसरे पार्टिकल के अराउंड भी इतनी मोटी थिकनेस, तो फिर वो लोग आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। दैट इज़ वाई वी से दैट कि सोडियम आयंस क्या करते हैं, डीफ्लॉक्यूलेशन क्रिएट करते हैं। पढ़ा है कभी, है ना। तो देखो इसके 2-3 फंडे अलग अलग जोड़ के सब बताए जाते हैं। तो एक फंडा ये भी आ गया कि भाई हम देख रहे हैं वैलेंसी सोडियम की कम है तो थिकनेस बढ़ाता है, क्ले पार्टिकल आपस में जुड़ नहीं पाएंगे उसकी वजह से, तो हम कहेंगे उससे क्या होगा, डीफ्लॉक्यूलेशन क्रिएट होगा। इसी कॉन्सेप्ट को जीटा पोटेंशियल में भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्लॉक्यूलेशन और डीफ्लॉक्यूलेशन अभी समझेंगे। तो डीफ्लॉक्यूलेशन किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, Na+ की वजह से। कैल्शियम +2 जो है वैलेंसी ज़्यादा रख रहा है तो थिकनेस कम क्रिएट करेगा, एक क्ले पार्टिकल दूसरा क्ले पार्टिकल आराम से जुड़ पाएगा, तो उस वजह से कैल्शियम जो है फ्लॉक्यूलेशन क्रिएट हो रहेगा। स्ट्रक्चर वाले वीडियोस के अंदर हमने पढ़ा है, सॉइल स्ट्रक्चर्स वाले वीडियोस थे, उनके अंदर भी अच्छे से बात करी थी, है ना। वहाँ मैंने आपको जीटा पोटेंशियल के ऊपर फोकस करके बताया था। तो खैर अभी समझ लीजिए, मतलब इसके अलग अलग जगह पे आप टॉपिक पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको दिमाग में बात घुसाई जाएगी। तो आप समझिए इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोडियम आयंस ज़्यादा होते हैं सॉल्यूशन में या सॉइल के अंदर, तो वो डिस्पर्जन क्रिएट करते हैं, या हम कहते हैं डीफ्लॉक्यूलेशन क्रिएट करते हैं। जबकि अगर हम बात करें कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे लोग हाई वैलेंसी वाले लोग ज़्यादा होंगे तो फ्लॉक्यूलेशन क्रिएट करेंगे। डन है, आपको आ गई बात समझ में। थिकनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी थी किसके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा तो थिकनेस बढ़नी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम कहें टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है। ऐसा होने से क्या कह सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और टेम्परेचर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ ज़्यादा चेंज क्रिएट नहीं करता। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन का मतलब ये हो गया थिकनेस पे इतना इफेक्ट नहीं डालेंगे ये दोनों जने, है ना, टेम्परेचर की वजह से। सिर्फ अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ा रहे हो तो ऑफकोर्स थिकनेस बढ़ेगी। दूसरा हम देखते हैं थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आयंस, है ना। साइज ऑफ आयंस वो वैलेंसी पे रिलेटेड हो गया कि जितनी वैलेंसी ज़्यादा होगी, मुझे लगता है, अच्छा नहीं वैलेंसी पे डिपेंड नहीं हुआ, सॉरी। तो साइज ऑफ आयंस यानी आयन जितने बड़े होंगे, आयन जितने बड़े होंगे उसका मतलब उतने ही ज़्यादा बड़े बड़े आयन अगर जुड़ रहे हैं तो थिकनेस अराउंड में ज़्यादा होगी। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्या है, pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस।
पूछ सकते हैं आपसे कि अगर सॉइल सॉल्यूशन की पीएच बढ़ेगी, पिछला वीडियो देखा है अगर तो आपको पता होगा कि पीएच अगर बढ़ती है तो H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफकोर्स बढ़ रहा है, H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो सॉइल कोलॉइड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। याद करो, डिसोसिएशन टूटता हुआ नजर आया था, H+ टूटने लगते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। नहीं देखा है पिछला वीडियो तो प्लीज़ देखिएगा। तो सॉइल कोलॉइड्स के ऊपर उतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा तो उसके ऊपर जो जुड़ने वाले कैट आयंस हैं वो भी ज़्यादा होंगे। तो उससे क्या होगा मेरे भाई, उससे ये होगा कि हम देखते हैं थिकनेस जो है उसके अराउंड, मतलब ज़्यादा कैट आयंस आएंगे तो ज़्यादा थिकनेस कही जा सकती है। तो पीएच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाट, टू थिकनेस। डन है। तो इस तरह से हमने कुछ फैक्टर्स जाने जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। किससे रिलेटेड, तो हमने देखा डबल लेयर थ्योरी से रिलेटेड, एंड डबल लेयर थ्योरी की थिकनेस को अफेक्ट करते हैं जो कि। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कि जीटा पोटेंशियल क्या होता है। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसे ध्यान से सुनिएगा, आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अब बात कर लेते हैं कि ये जीटा पोटेंशियल क्या होता है। जीटा पोटेंशियल मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड द मोबाइल लेयर। क्या, पोटेंशियल डिफरेंस दो के बीच का। कौन सी दो लेयर्स, डबल लेयर के रूप में दो लेयर पढ़ी, पहली स्टर्न लेयर और दूसरी लेयर हेलमेंट्स लेयर, या जैसे हमने कहा डिफ्यूज लेयर। तो फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच के अंदर पोटेंशियल का डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल का मतलब आप समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा वहाँ पे किसी कैटायन को लाने में काम करना पड़ता है, मतलब एक लेयर के अंदर किसी दूसरे कैटायन को लाने में मेरे को जो काम करना पड़ेगा वो काम मैं एक तरह से पोटेंशियल के रूप में समझ सकता हूँ। याद करिए वो 10th क्लास जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते थे, याद है, कभी गलती से याद रह गया हो कि V=W/Q, रटते थे फॉर्मूला V=W/Q, मतलब Q चार्ज को लेके आने में वर्क जो होता था उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देते थे। यहाँ पोटेंशियल का मतलब भी ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि उस लेयर में किसी दूसरे चार्ज को लाने में जो काम करना पड़ेगा वो पोटेंशियल हो सकता है। तो वहाँ पे लाने में जो काम करना पड़ेगा और फिक्स्ड लेयर तक लाने में जो काम करना पड़ेगा, वो काम का जो डिफरेंस है, उस काम के डिफरेंस को क्या कह सकते हैं, जीटा पोटेंशियल कह सकते हैं। समझ आया, ये पोटेंशियल का डिफरेंस जीटा पोटेंशियल है। अब ये जो डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा ना, यानी हाई जीटा पोटेंशियल अगर मिल रहा है तो इसका मतलब मैं क्या समझूंगा कि हाई जीटा पोटेंशियल ऑफ क्ले कॉइडल सिस्टम रिप्रेजेंट लो विस्कोसिटी, उतना ही सिस्टम लो विस्कस है। लो विस्कस है का मतलब क्या होगा, ज़्यादा चल पड़ सकता है, ज़्यादा चंचल है। समझ सकते, पानी की विस्कोसिटी अगर मैं कहूँ कम है, अगर उसकी बात करें शहद की, हनी की ज़्यादा होती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब फ्लो ना करना, है ना। तो यहाँ लिखा है लो विस्कोसिटी, कम होगी विस्कोसिटी। कम होने का मतलब क्या, उतना ही ज़्यादा मीडियम हिला हुआ है, मतलब हिला हुआ इन द सेंस नीचे नहीं बैठ रहा, ठप नहीं हुआ काम उसका। तो मतलब वो क्या है सिस्टम, मतलब मैं समझ पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लो विस्कोसिटी है मतलब वो सिस्टम जो है वो ऐसे नीचे होके क्या कह सकते हैं, प्रेसिपिटेशन के रूप में ठप नहीं हो जाएगा। तो उसका मतलब वो मोर स्टेबल है। लो विस्कस है तो मोर स्टेबल है। यहाँ मोर स्टेबिलिटी वाली कंडीशन किसे बताई है, जो कोलॉइडल स्टेट होती है। कोलॉइडल स्टेट मतलब ऐसी स्टेट जिसमें पार्टिकल ऐसे ब्राउनियन मूवमेंट करते रहते हैं, तो ये स्टेबल स्टेट है। ओके, अगर मैं कहूँ ये लोग नीचे बैठ जाए किसी वजह से, कोगुलेट होके बैठ जाए या किसी वजह से नीचे बैठ जाए, तो वो अनस्टेबल स्टेट हो जाएगी, हम उसे स्टेबल नहीं करें। तो ये असर्जन रीजन में आता है, दिमाग घूम जाता है, ऐसा लगता है कि हमें ऐसा है नहीं है। तो ये बात जल्दी से हजम नहीं होती है हमें कि यार हाई पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल जितना हाई होगा ये तो समझ आता है कि सिस्टम उतना ही ऐसे ऐसे हिला हुआ होगा, तो इस हिले हुए सिस्टम को ही हमें स्टेबल बोलना है। कि ये चीज़ें अभी अब और आगे हमें काम पहुँचा सकती हैं, ये उसकी तरफ लेके जाएंगी, स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रही है। तो याद रखिएगा जीटा पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बताएंगे। दूसरी बात, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, दो फैक्टर। पहला पीएच बढ़ेगी तो थिकनेस बढ़ेगी, अभी जाना था कि नहीं जाना था। तो अब नेक्स्ट, जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतना जीटा पोटेंशियल कम होगा। मतलब मेरे को पार्टिकल्स को डिफ्यूज लेयर में लाने में और फिक्स लेयर में लाने में जो काम करना पड़ रहा है वो कंपैरेटिव कम होगा। थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी, कैटायंस जितने दूर दूर बैठे होंगे, तो उसमें किसी दूसरे कैटायन को लाने में काम कम करना पड़ रहा है, तो ये काम और ये काम के बीच में डिफरेंस जो है वो कम क्रिएट होगा। तो यानी डिफरेंस जो है वो जीटा पोटेंशियल जो अल्टीमेटली कम होगा। तो याद रखिएगा, थिकनेस बढ़ेगी तो जीटा पोटेंशियल कम होगा। जीटा पोटेंशियल अगर कम होगा तो मतलब विस्कोसिटी सिस्टम की ज़्यादा होगी, कम चंचल हो गया सिस्टम, ऐसा मान लो सिस्टम कम चंचल हो गया तो मतलब वो फ्लॉक्यूलेशन वाली कंडीशन क्रिएट होगी। वैसे ये फ्लॉक्यूलेशन होना ही अच्छी बात होती है, सॉइल की अच्छी प्रॉपर्टी फ्लॉक्यूलेशन में आएगी। अच्छे खासे एग्रीगेट्स बने हुए होंगे, सॉइल स्ट्रक्चर उतना अच्छा होगा, तो अच्छा होगा तो वो बेटर कंडीशन है, यानी फ्लॉक्यूलेशन वाली कंडीशन क्रिएट होगी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो जीटा पोटेंशियल में पूछते हैं, जीटा पोटेंशियल कम होगा तो फ्लॉक्यूलेशन बढ़ेगा। तो जीटा पोटेंशियल को और कौन अफेक्ट करता है, हम देखते हैं वैलेंसी। वैलेंसी अभी बताया था Na+ और Ca+, तो
तो सोडियम जो है, तो ये वैलेंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मान लीजिए जीटा पोटेंशियल। जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी, काम करने का डिफरेंस उतना ज़्यादा क्रिएट होगा, तो जीटा पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। जीटा पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा और उतना ही ज़्यादा डिफ्लॉक्यूलेशन होगा। तो की पॉइंट दिमाग में ये याद रखेंगे कि जीटा पोटेंशियल लो है तो फ्लॉक्यूलेशन होगा, जीटा पोटेंशियल हाई है तो डिफ्लॉक्यूलेशन होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अब लास्ट में लिखा है कि व्हेन जीटा पोटेंशियल अटेंड्स वैल्यू ऑफ जीरो, जब जीटा पोटेंशियल जीरो हो जाता है ना, तब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसे आइसोइलेक्ट्रिक स्टेट कहते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कह सकते हैं, IEP, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने ZPC के बारे में बात करी थी, जीरो पॉइंट चार्ज, याद है। तो जीरो पॉइंट चार्ज जो था ना, उसके अंदर हमने कहा था नेट चार्ज जो है कोलोइडल सिस्टम का वो जीरो होता है, लेकिन नेट चार्ज के साथ में अगर मैं कहूँ जीटा पोटेंशियल भी जीरो हो जाए, है ना। वैसे तो कभी कभी बुक्स में तो एक ही बताया गया है, कुछ कुछ बुक्स में तो कहा गया है कि कुछ नहीं होता है, जीटा पोटेंशियल और आइसोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ही चीज़ है, तो मान सकते हैं, क्योंकि कोई पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस में ऐसा होता भी है, दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि अगर कोई पूछ ले क्या डिफरेंस है दोनों में, तो डिफरेंस ये कह सकते हैं कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर जीटा पोटेंशियल जीरो होता है, ZPC जो है नेट चार्ज जिस पे जीरो होता है, नेट चार्ज जीरो हो सकता है, लेकिन होता है उस कंडीशन में हो सकता है कि वहाँ जीटा पोटेंशियल जीरो ना हो। बातें अगर देखो ऊपर से जा रही हैं, क्योंकि वीडियो खत्म होने वाला है, ऐसा लग रहा है कि यार ठीक है ठीक है ठीक है, खत्म कर, ऐसा अगर फीलिंग आने लगती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ज़्यादा फोकस मत करिए। हल्का सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ जीटा पोटेंशियल जब जीरो होता है सिस्टम का, तब उसे आइसोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और ये सब था, हमने जाना जीटा पोटेंशियल क्या है, इससे पहले जाना व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द थिकनेस ऑफ द व्हाट, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन लेयर, डिफ्यूज लेयर, और साथ में हमने जाना कि डिफ्यूज लेयर थ्योरी, गोए चैपमैन की जो मेन फंडा था वो बताया मैंने आपको। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और हमेशा की तरह इस वीडियो में मैंने आपको जो कुछ एक्सप्लेन किया है उसकी एक PDF फॉर्मेट मेरी कोशिश है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो, आप उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, साथ में इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, और साथ में आने वाले वीडियो के अंदर हम आयन एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। आयन एक्सचेंज के अंदर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी, बेस सैचुरेशन, इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो इसी तरह के वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।